हेलो बच्चों, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? उम्मीद है सारे बच्चे मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज बेटा हम लोग एक न्यू चैप्टर पर आएंगे और हमारा जो न्यू चैप्टर है वो है फर्स्ट पार्ट में सर्कुलर मोशन। हिंदी में कहते हैं इसको वृत्तीय गति। क्या कहते हैं? वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। आज बेटा हम लोग सर्कुलर मोशन चैप्टर में डिस्कस करेंगे, राइट। तो वृत्तीय गति में हम लोग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, बहुत ही दैनिक जीवन में यूजफुल, और आप सबको उम्मीद है समझ में भी अच्छे से आएगा। इस चैप्टर में बच्चों हम सबसे पहले जानेंगे वृत्तीय गति। चैप्टर में पहला टॉपिक है हमारा एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, एक समान वृत्तीय गति क्या होती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं? यदि कोई भी कण एक निश्चित बिंदु के चारों नियत दूरी पर एक समान चाल से गति करता है तो उसकी इस प्रकार की गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए कोई निश्चित बिंदु है और इस निश्चित बिंदु के चारों, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? स्मॉल आर। ये दूरी भी कितनी है? स्मॉल आर। ये दूरी भी स्मॉल आर और ये दूरी भी स्मॉल आर। अब अगर कोई भी कण इस निश्चित बिंदु के चारों ओर नियत चाल से, कांस्टेंट स्पीड से परिक्रमण कर रहा है तो इस कण की इस चाल को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। कैसी गति कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति। तो जब कोई कण एक निश्चित बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर नियत चाल से घूमता है तो उसकी इस प्रकार की गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं, बल्कि एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब बेटा अगर कोई भी पार्टिकल वृत्तीय गति कर रहा है, राइट, तो और एक समान वृत्तीय गति कर रहा है तो उसकी चाल हर बिंदु पर नियत होगी। तो जैसे अगर इसको हम ए बिंदु मान लें तो इस बिंदु पर इसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो जब ये किसी दूसरे बिंदु बी पर पहुंचेगा तो भी इसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड ही होगी, और जब ये किसी तीसरे बिंदु सी पर पहुंचेगा तो भी इसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड होगी, और जब ये डी पर पहुंचेगा तो भी इसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड होगी, और जब ये किसी बिंदु ई पर पहुंचेगा तो भी इसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड होगी। यानी एट एवरी पॉइंट ऑफ द पाथ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल बी सेम। इसका मतलब ये हुआ इस पथ के प्रत्येक बिंदु पर इसकी चाल नियत रहेगी। तो एक समान वृत्तीय गति में जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है, गति करता है, तो उसकी चाल हमेशा क्या रहती है? नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? एक विशेष नोट ध्यान देना है यहां पर। ये विशेष नोट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कोई कण वृत्तीय गति करता है, वृत्तीय पथ पर घूमता है, तो पथ के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी की दिशा उस बिंदु पर उसके वेग की दिशा को दर्शाती है। वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्शी की दिशा उस बिंदु पर उस कण के वेग की दिशा को दर्शाती है। अगर बेटा ये कण एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में घूम रहा है, राइट, तो यहां पर जब आप मान लो बिंदु ए पर हमने एक स्पर्शी खींची ये, तो इस बिंदु पर जो कण का वेग होगा, चाल नहीं वेग, वो b
20 मीटर पर सेकेंड उत्तर दिशा में होगा, क्योंकि जो डायरेक्शन है हमारी बोर्ड पर समझ लीजिए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो इस बिंदु पर जो वेग की दिशा है वो नॉर्थ डायरेक्शन में। क्लियर? अब अगर यहां पर आप आ जाओगे, बिंदु बी पर स्पर्शी की दिशा ये हो जाएगी, तो बिंदु बी पर जो कण का वेग है, चाल नहीं, चाल तो 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन जो वेग है वो 20 मीटर पर सेकंड पश्चिम दिशा में है। और इसी प्रकार से जब आप यहां पर स्पर्शी खींचोगे और यहां पर स्पर्शी खींचोगे तो यहां पर 20 मीटर पर सेकंड दक्षिण दिशा में हो जाएगी और यहां पर 20 मीटर पर सेकंड पूर्व दिशा में हो जाएगी। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब भी कोई कण एक समान वृत्ति गति करता है तो कण की चाल तो नियत रहती है, लेकिन उसका वेग निरंतर बदलता रहता है। और वेग बेटा क्यों बदलता रहता है? क्योंकि उसकी दिशा बदलती रहती है। तो चाल एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेग एक सदिश राशि है। अगर दिशा बदल जाएगी तो वेग का परिमाण बदल जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है सबको? तो एक समान वृत्ति गति बेटा किसको कहते हैं, सबको समझ में आया? और उसके बाद मैंने आपको एक समान वृत्ति गति का जो विशेष गुण बताया कि एक समान वृत्ति गति में कण की चाल तो नियत रहेगी, लेकिन वेग उसका निरंतर बदलता रहता है, कॉन्टिन्यूअसली चेंज होता जाता है, इसलिए क्योंकि उसके वेग की दिशा बदलती है। तो बेटा एक समान वृत्ति गति क्या होती है, सारे बच्चों को समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है। अब बेटा इसके बाद हम लोग जानेंगे त्रिज्य वेक्टर क्या होता है। अगला हमारा टॉपिक है त्रिज्य वेक्टर। त्रिज्य वेक्टर को बेटा हम लोग कहते हैं इंग्लिश में रेडियल। क्या कहते हैं? रेडियल वेक्टर। तो त्रिज्य वेक्टर क्या होता है आइए जरा जानते हैं। त्रिज्य वेक्टर किसको कहते हैं? ओके, एक बिंदु होता है अचर, एक बिंदु होता है अचर यानी कांस्टेंट। अचर बिंदु उस बिंदु को कहते हैं कांस्टेंट पॉइंट जिसकी स्थिति ना बदल रही। जैसे मूल बिंदु, जैसे मूल बिंदु जिसको आप ओरिजिन कहते हैं। अब मूल बिंदु जो है, ओरिजिन जिसको हम कहते हैं, उसकी पोजीशन हमेशा फिक्स रहती है। जैसे किसी वृत्त का केंद्र, सेंटर ऑफ एनी सर्किल, इसकी पोजीशन नियत रहती है, लेकिन क्या इस कण की पोजीशन नियत है? नहीं। ये यहां पर था, फिर यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा। तो ऐसे बिंदु जो अपनी स्थितियों को छोड़ते रहते हैं उनको हम लोग कहते हैं चर बिंदु, वेरिएबल पॉइंट। और जिनकी स्थिति नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है, जिनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनको हम लोग कहते हैं अचर बिंदु। तो ये बेटा मान लीजिए कोई अचर बिंदु, ये अचर बिंदु और ये दूसरा चर बिंदु, वेरिएबल पॉइंट। तो किसी अचर बिंदु से इस चर बिंदु का जो विस्थापन सदिश होता है, विस्थापन कैसी राशि है? सदिश। इसका जो विस्थापन सदिश होता है आर वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? स्मॉल आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करता है, और यही कहलाता है त्रिज्य वेक्टर, रेडियल वेक्टर कहलाता है। क्लियर? तो त्रिज्य वेक्टर क्या होता है समझ में आया? किसी अचर बिंदु से चर बिंदु का जो विस्थापन सदिश है, कौन सा सदिश? विस्थापन सदिश, वही कहलाता है त्रिज्य वेक्टर, यानी रेडियल वेक्टर कहलाता है। इस चैप्टर में बेटा त्रिज्य वेक्टर का बहुत महत्व है, त्रिज्य वेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो त्रिज्य वेक्टर सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? तो मैंने आपको जब वेक्टर विश्लेषण पढ़ाया था, तो वेक्टर विश्लेषण में मैंने आपको वेक्टर के कई प्रकार पढ़ाए थे।
समान वेक्टर, विपरीत वेक्टर, शून्य वेक्टर, लंब कोणीय एकांक वेक्टर, ठीक है। उन्हीं में से एक और आज वेक्टर इंक्लूड हो गया, त्रिज्य वेक्टर, दैट इज रेडियल वेक्टर। तो समझ में आया सबको त्रिज्य वेक्टर क्या होता है? अब त्रिज्य वेक्टर को समझ लेने के बाद अब हम लोग जानेंगे वृत्तीय गति में कोणीय विस्थापन क्या होता है, राइट। वृत्तीय गति में कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति में कोणीय विस्थापन क्या होता है? जब कोई बॉडी ऋजुरेखीय पथ पर गति करती है, सीधी रेखा में गति करती है, तो बेटा किसी भी बॉडी का जो विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, रैखिक विस्थापन कहलाता है। लेकिन बच्चों जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है यानी वृत्तीय गति करती है तो उसमें कोणीय विस्थापन होता है, क्योंकि पार्टिकल का एंगल चेंज हो रहा होता है। कैसे देखो, जैसे ये मान लीजिए कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, राइट। एक अच्छा सा सर्किल बनाते हैं, ये मान लीजिए कोई बॉडी है जो सर्कुलर मोशन कर रही है और किसी पॉइंट P0 से चलना शुरू करती है। P0 माने इसकी प्रारंभिक पोजीशन, इनिशियल स्टेज। P0 से चलना शुरू करती है। इस समय इसका जो त्रिज्य वेक्टर है बेटा वो OP0 है। क्या है? OP0। त्रिज्या तो स्मॉल आ रहा है, लेकिन अगर त्रिज्य वेक्टर की बात करेंगे तो OP0। तो ये तो अचर बिंदु कहलाएगा और ये चर बिंदु कहलाएगा, क्योंकि पार्टिकल जब यहां से आगे बढ़ेगा तो समय t1 पर ये किसी पॉइंट P1 पर पहुंच जाता है। P0 से P1 तक जाने में इसे t1 समय लगता है और इस क्षण ये अपनी प्रारंभिक स्थिति से θ1 कोण से घूम जाता है। तो जब कोई कण वृत्तीय गति करता है तो जो कण का त्रिज्य वेक्टर है, अब पहले OP0 था, अब ये OP1 हो गया। अपनी प्रारंभिक स्थिति से जितने कोण से घूम जाता है वह कोण ही उस क्षण उस कण का कोणीय विस्थापन कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो इस कण का समय t1 पर कोणीय विस्थापन कितना है? θ1। कितना है? θ1। तो कोणीय विस्थापन की परिभाषा क्लियर है? परिभाषा फिर से सुनिए। जब कोई कण वृत्तीय गति करता है तो किसी क्षण कण का त्रिज्य वेक्टर अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण से घूमता है वह कोण ही उसका त्रिज्य वेक्टर कहलाता है, यानी रेडियल वेक्टर कहलाता है, राइट। अब बेटा इसके बाद ये समय t2 पर किसी बिंदु P2 पर पहुंच गया और अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने कोण से घूम गया? θ2, प्रारंभ से लेकर यहां तक। तो समय t2 पर इसका कोणीय विस्थापन कितना हो गया? θ2। अब बच्चों अगर हम आपसे कहें कि ये P1 से लेकर P2 तक इस वृत्त की परिधि पर कितनी दूरी तय करता है, तो वृत्त की परिधि पर दूरी तय करता है डेल्टा S। और बेटा T1 से लेकर T2 तक ये कितना कोण घूमता है? डेल्टा थीटा। θ2 में से θ1 क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट, माइनस कर देंगे, तो डेल्टा थीटा निकल आएगा। अगर इसकी त्रिज्या कितनी हो? स्मॉल r, तो समांतराल डेल्टा t में
दैट इज T2 माइनस T1 समांतराल डेल्टा T में कण द्वारा घूमा गया कोणीय विस्थापन कितना है? डेल्टा थीटा। अगर इस कोणीय विस्थापन का मान निकालना हो तो कैसे निकालो? तो आप जानते हो कोण बराबर किसके होता है? कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो बेटा यहां पर कोण कितना है? डेल्टा थीटा। P1 से P2 तक वृत्त के चाप की लंबाई कितनी है? डेल्टा S। और यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या यानी स्मॉल r। तो बेटा ये आ गया कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा S अपान r। कोणीय विस्थापन क्या होता है सभी बच्चों को समझ में आया? अब कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? कोणीय विस्थापन का मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है? पूरक मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। हाँ समझ में आई? तो इसका मात्रक होता है रेडियन। अब बेटा अगर एक रेडियन की परिभाषा करनी हो, डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन, तो डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन कैसे करेंगे? यदि इस फार्मूले में डेल्टा S का मान r के बराबर हो जाए, यानी किसी भी वृत्त के चाप की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर हो जाए, तो डेल्टा S जब r के बराबर हो जाएगा तो r से r कट जाएगा, तो डेल्टा थीटा का मान बेटा कितना आ जाएगा? 1 रेडियन आ जाएगा। यानी यदि किसी वृत्त के चाप की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है तो उस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 1 रेडियन कहलाता है। 1 रेडियन की परिभाषा फिर से सुन लीजिए। यदि किसी वृत्त के चाप की लंबाई उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है तो उस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 1 रेडियन कहलाता है। क्लियर? तो आज का बेटा ये वीडियो उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। सारे बच्चे अपने फेयर नोट्स के तैयार करेंगे और इसी प्रकार से हमारे सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल।